जय हिंद बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 12th में ऑल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के कुछ बचे हुए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम किसी एसी सर्किट में रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो हमने देखा था करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी कैपेसिटर को किसी एसी सर्किट में लगाते हैं तो हमने देखा था जो करंट होता है वो पोटेंशियल से π/2 फेज लीड करता है। और इंडक्टिव कॉइल को लगाने पर एसी सर्किट में हम देखते हैं जो वोल्टेज होता है वो π/2 लीड करता है। किसी एसी सर्किट में लगाने पर जो रुकावटें आती हैं करंट में उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है। लेकिन जब हम इंडक्टिव कॉइल को किसी एसी सर्किट में लगाते हैं और वहाँ पे जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम रिएक्टेंस या प्रतिघात कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इसी प्रकार जब हम किसी कैपेसिटर को एसी सर्किट में लगाते हैं तो वहाँ पर भी जो रुकावटें आती हैं करंट में उसे हम प्रतिघात कहेंगे। इसकी वैल्यू होगी 1/ओमेगा c। इंडक्टिव कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद अब हम इनको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब जब हम इंडक्टिव कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को साथ में रखते हैं तब इनमें क्या पोटेंशियल होता है, क्या इसमें फेज डिफरेंस होता है, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमारा टॉपिक होगा LCR सर्किट। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। LCR सर्किट में हमने एक इंडक्टिव कॉइल लगाया, इंडक्टिव कॉइल के साथ हमने एक कैपेसिटर लिया जो सीरीज़ में कनेक्ट है और कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस, तीनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया। इंडक्टिव कॉइल की इंडक्टेंस L है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस हमने मानी R। और क्योंकि हमने इन्हें सीरीज़ में लगाया है और हमने पढ़ा हुआ है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है बट करंट की वैल्यू सेम होती है। तो करंट इंडक्टिव कॉइल पे, कैपेसिटर पे और रेजिस्टेंस पे, तीनों पे सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे VL पोटेंशियल होगा अक्रॉस इंडक्टिव कॉइल, VC अक्रॉस कैपेसिटर और VR अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होता है। रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टिव कॉइल, फिर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस एंड देन पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो हमें मालूम है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टिव कॉइल हमने लिया VL, जो हमने पहले से कंसिडर किया हुआ है, और ये होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कौन करता है? रिएक्टेंस करता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंस XL ले लेंगे और थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था XL की वैल्यू होती है ओमेगा L। सो ये हो जाएगा I ओमेगा L, जिसे हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर होगा VC, और यहाँ पर क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है इसलिए करंट I, और यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम रिएक्टेंस करेगा, करंट में रुकावटें पैदा करेगा रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू हमने पढ़ी 1/ओमेगा c, तो हमें मिलेगा I/ओमेगा c, जिसको करेंगे इक्वेशन सेकंड। अब पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये तो हमें ओम्स लॉ से मालूम है, VR इक्वल्स टू होगा IR, इसे करेंगे इक्वेशन थर्ड। LCR पर इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालने के बाद हमें मालूम है कि जब हम किसी इंडक्टिव कॉइल को एसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज ना π/2 फेज लीड करता है करंट से। इसी तरह हमें मालूम है जब कोई एसी से हम कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं तो करंट जो होता है वो लीड करता है π/2 फेज पोटेंशियल से। और रेजिस्टेंस में हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस लगाने पर करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में चलते हैं। अब इसी को हम देखते हैं फेजर डायग्राम के फॉर्म में। यहाँ पे हमने माना किसी पर्टिकुलर टाइम t पर जो करंट है उसका फेजर डायग्राम हमने नोट किया। अब हमें मालूम है करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होता है, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन में आ गया। और हमें मालूम है कि जब हम किसी सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल π/2 फेज लैग करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको π/2 लैग करवा दिया करंट से। और हमें ये भी मालूम है जब हम इंडक्टिव कॉइल लगाते हैं किसी सर्किट में तो वो π/2 लीड करता है। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर भी एंगल क्या बन गया
90 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो VL की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आती है और VC की डायरेक्शन नीचे की तरफ आती है। तो हम कह सकते हैं कि VL VC के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो जब हम इन दोनों का सिर्फ रिजल्टेंट पोटेंशियल मिला निकालते हैं तो हमें मिलता है VL माइनस VC। अब हम VL माइनस VC और VR के बीच में जब रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालते हैं तो हमें मिलता है रिजल्टेंट पोटेंशियल इन दोनों एक्सिस के बीच में, जिसका एंगल ओमेगा टी से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब फाई होता है। अब हम इस रिजल्टेंट पोटेंशियल V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसी फेज डायग्राम को हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कुछ इस तरह से VR को x एक्सिस पर और VL माइनस VC को हम y एक्सिस पे लेते हैं और इस ट्रायंगल OAB में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने रखी V, सो इट वुड बी V स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। हमें मालूम है पैरेलल वेक्टर्स बराबर होते हैं तो परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पर है VR, यहाँ लिखेंगे VR का स्क्वायर। अब हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से VL VC और VR की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा करने पर हमें मिलेगा I ओमेगा L माइनस I अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। अब जब हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म में I जो है वो कॉमन है, तो I जब हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा I स्क्वायर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। I स्क्वायर को जब हम कॉमन निकालते हैं तो हमें मिलेगा V स्क्वायर इक्वल्स टू I स्क्वायर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जब हम I को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे जब हम दोनों के स्क्वायर्स को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा V अपॉन I इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको अरेंज कर लेते हैं, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं V अपॉन I पोटेंशियल अपॉन करंट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब हम इंडक्टिव कॉइल के साथ कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टिव कॉइल लगाते हैं तब जो रुकावटें आती हैं करंट के फ्लो में उसे हम रेजिस्टेंस ना बोल के इम्पिडेंस बोलते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ इंडक्टिव कॉइल और कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंस और यहाँ पे हम बोलते हैं इम्पिडेंस। इसे Z से डिनोट किया जाता है, इसे हिंदी में प्रतिबाधा भी कहते हैं। तो इसे कहेंगे ZLCR, क्योंकि हम LCR सर्किट पर रखे हुए हैं। LCR इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास जो रुकावटें हैं इस सर्किट में। अब इन रुकावटों को निकालने के बाद हम निकालेंगे इस फेज एंगल फाई की वैल्यू, जो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जब हम इसी ट्रायंगल में tan फाई की वैल्यू निकालेंगे तो tan फाई हमें मिलेगा परपेंडिकुलर जो होगा VL माइनस VC अपॉन बेस जो है अपना VR। अब VL की वैल्यू होती है I ओमेगा L माइनस VC की वैल्यू होगी I अपॉन ओमेगा C अपॉन VR की वैल्यू हमें इक्वेशन थर्ड से मालूम है IR। यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में से I जो है वो कॉमन है, तो I को कॉमन निकालने पर हमें मिलेगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन IR। I से I को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, तो हमें फाइनली tan फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। अब एक क्वेश्चन आता है ये Z की यूनिट क्या होगी, क्योंकि हमें मालूम है Z एक रुकावट है, इम्पीडेंस एक रुकावटें हैं जिसे हम ओम कहते हैं, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, ओम ही होगी। बच्चों अगर ये दो पर्सनालिटी जो हमने बोर्ड पे देख रहे हैं, अगर ये दो पर्सनालिटीज़ की जो डाइट हैं
अगर ये अपनी डाइट को एक्सचेंज कर लें तो क्या ये अपना काम कर पाएंगे जो ये काम एक्चुअल में करते हैं? तो अपना आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि ये जो पर्सनालिटीज़ हैं ये अपना काम अच्छे से करें तो इनको इनकी डाइट मिलना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार अगर कोई सिस्टम को हम उस सोर्स के द्वारा संचालित करें जिसकी फ्रीक्वेंसी उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम होगा वो हाई एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस हमें देगा और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। अब हम रेजोनेंस की कंडीशन लगाते हैं किसी LCR सर्किट के लिए। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए हम I0 इक्वल्स टू V0 अपॉन इम्पिडेंस रखेंगे और इम्पिडेंस की वैल्यू हमें मालूम है √R² प्लस ω_L-1/ω_C होती है। अब जैसा कि हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकालने के लिए हमको इम्पिडेंस की वैल्यू कम से कम करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले हमने ओमेगा की वैल्यू को डिक्रीज़ किया। तो हमने देखा जब हम ओमेगा की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे तो ओमेगा एल की वैल्यू तो डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन 1/ω_C की वैल्यू हमें इंक्रीज़ होती हुई दिखेगी, जिससे हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम करने से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो जब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ओमेगा एल की वैल्यू तो हमें इंक्रीज़ करते हुए मिलती है, लेकिन 1/ω_C की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर हम देखें एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है और दूसरी क्वांटिटी बढ़ाने से पहली क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, इनका जो नेट रिएक्शन होगा वो कम नहीं होगा। इसलिए हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी या एक ऐसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम करंट मिले और मिनिमम इम्पीडेंस मिले। ऐसा पॉसिबल कब होगा? ω_RL इक्वल्स टू 1/ω_RC पर हमें मैक्सिमम इम्पीडेंस मिलेगा, क्योंकि अगर हम ये वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे 1/ω_CR माइनस 1/ω_CR को कैंसिल कर देगा और हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा ω_R² इक्वल्स टू 1/LC। स्क्वायर को शिफ्ट करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 1/√LC। ये हमारे पास आई वैल्यू एंगुलर फ्रिक्वेंसी की, और हमें मालूम है ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2π न्यू के बराबर। तो जब हम ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2π न्यू R इक्वल्स टू 1/√LC। और जब हम न्यू R की वैल्यू 2π को ट्रांसपोज करके निकालेंगे तो हमें मिलेगा न्यू R इक्वल्स टू 1/2π√LC। इस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर इन AC सर्किट। किसी AC परिपथ में शक्ति निकालने के लिए हमने माना किसी टाइम t पर पोटेंशियल की वैल्यू V इक्वल्स टू V0 साइन ω_t है और करंट की वैल्यू I इक्वल्स टू I0 साइन ω_t माइनस फाई है। अब हमें मालूम है इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू जो होगी वो होगी I इंटू V, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो पावर इक्वल्स टू I की वैल्यू हमें मालूम है I0 साइन ω_t माइनस फाई, और यहाँ पर V की वैल्यू होगी V0 साइन ω_t। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं I0 V0, यहाँ पर ये बनेगा साइन ω_t साइन ω_t माइनस फाई। जब हम इस एक्सप्रेशन में 2 का मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा I0 V0/2 इंटू 2 साइन ω_t साइन ω_t माइनस फाई। अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है मैथ्स में, हमने पहले 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है फॉर्मूला 2 साइन A साइन B, जो होता है वो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B के बराबर होता है। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 2 साइन ω_t साइन ω_t माइनस फाई की जगह पर। तो हमें मिलेगा I0 V0 एज इट इज़, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी cos ω_t माइनस ω_t प्लस फाई माइनस cos
ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा आई नॉट वी नॉट बाई टू, ओमेगा टी को कैंसिल करेगा, हमें मिलेगा कॉस फाइव माइनस, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हमें मिला किसी भी इंस्टेंट पे जो पावर होगा वो। लेकिन जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, किसी एसी सर्किट के फुल साइकिल में एक पॉजिटिव साइकिल होता है और एक नेगेटिव साइकिल होता है। तो जब हम इसको एक कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमें रिजल्ट मिलेगा P इक्वल्स टू आई नॉट वी नॉट बाय 2 cos ऑफ 5। अब जब हम इस 2 को इस तरह भी स्प्लिट कर सकते हैं, √2 इंटू √2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 को √2 इंटू √2 cos 5। इक्वेशन को अरेंज करने में मिलेगा P एवरेज इक्वल्स टू वी नॉट बाय √2 इंटू आई नॉट बाय √2 इंटू cos 5। अब हमें एक रिलेशन मालूम है, VRMS जो होता है वो वी नॉट बाय √2 के बराबर होता है, और इसी तरह IRMS जिसको हम करंट की इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं वो भी आई नॉट बाय √2 के बराबर होता है। इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा P एवरेज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos 5। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो पावर है वो बेसिकली इस cos 5, इस फाई एंगल पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। कभी कभी न्यूमेरिकल में इस पावर फैक्टर की वैल्यू दी जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे पावर फैक्टर जो है वो cos 5 है, और इसी रिलेशन का यूज़ करके हमने चोक कॉइल पढ़ा। बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आया होगा कि जब हम किसी अप्लायंस को करंट देते हैं तो हमें करंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, और हमें ओम्स लॉ से मालूम है V इक्वल्स टू IR। तो मतलब करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन हमें जूल्स हीटिंग इफेक्ट से ये भी मालूम है कि जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा पावर भी वेस्ट होगा। तो इसी वेस्टेज को बचाने के लिए हमने चोक कॉइल का यूज़ किया। चोक कॉइल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक इंडक्टिव कॉइल लगी होती है, और हमें मालूम है जब हम इंडक्टिव कॉइल में करंट को फ्लो कराते हैं तो जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री या π/2 फेज अहेड होता है। और हमने जैसा फॉर्मूला पढ़ा P एवरेज इक्वल्स टू IRMS VRMS cos 5, तो यहाँ पर हमें मिलेगी फाई की वैल्यू π/2, और जब हम cos पाई की वैल्यू π/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज पावर वेस्टेड इन अ फॉर्म ऑफ हीट इज 0। इसी प्रकार हम चोक कॉइल का यूज़ करते हैं करंट को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए। तो चोक कॉइल से हम करंट की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं बिना पावर वेस्ट किए। बच्चों, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो पावर हाउस होता है वो आपके घर से काफ़ी दूर होता है, और पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी घर तक अगर हम लेकर आएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा करंट वेस्ट होगा। इसीलिए हम एसी करंट का यूज़ करते हैं, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि एसी करंट में हम, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पावर हाउस से जो करंट निकलता है उसे हम ट्रांसफार्मर की मदद से ज़्यादा कर देते हैं पोटेंशियल, और हमारे घर तक पहुंचने में उसे काफ़ी बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, और फाइनली जब वो अपने आपके घर में आने वाला होता है उससे पहले फिर से हम एक ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हमारे घर में करंट आता है। तो ये ट्रांसफार्मर है क्या? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। मतलब ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर पोटेंशियल को इंक्रीज करता है और दूसरी ओर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पोटेंशियल को कम करता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कॉइल, दूसरा सेकेंडरी कॉइल, और जिन पर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल लपेटी होती हैं वो होता है हमारा लैमिनेटेड कोर।
अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पर जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट को फ्लो करते हैं तो हमें मालूम है जब प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के चेंज के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी सेकेंडरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे हम आउटपुट कहेंगे। तो हम समझ सकते हैं कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है म्यूचुअल इंडक्शन पे। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा ही अंतर होता है। यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम होते हैं। अगर हम किसी ट्रांसफार्मर में NP और NS नंबर ऑफ टर्न्स माने प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में, जिसे प्राथमिक और द्वितीय कॉइल भी कह सकते हैं, और फ्लक्स फाई हम माने कि हर एक टर्न में प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, तो हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से प्राइमरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो E प्राइमरी इक्वल्स लिख सकते हैं माइनस ऑफ NP d∅/ds, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में E इक्वल्स टू N d∅/dt होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉइल की, तो सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस होगा वो होगा माइनस NS d∅/dt। प्राइमरी कॉइल की EMF को हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंडरी कॉइल की EMF को हम रखते हैं इक्वेशन सेकेंड। जब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा EP/ES इक्वल्स टू माइनस NP d∅/dt अपॉन माइनस NS d∅/dt। तो यहाँ पर हम देखेंगे d∅/dt से d∅/dt कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा EP/ES इक्वल्स टू NP/NS। मतलब हम नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट करके EMF प्राइमरी कॉइल का और सेकेंडरी कॉइल का एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय, ट्रांसफार्मर में कितना एनर्जी लॉस होता है और किन कारणों के कारण होता है। तो पहला जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर में वो होता है कॉपर लॉस, इसे हम ताम्र क्षय भी कहते हैं। क्योंकि हमें मालूम है ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कॉपर वायर से मिलकर बनी होती है। तो हमें मालूम है अगर कॉपर वायर से मिलकर बनी है और करंट कॉपर वायर में फ्लो होगा तो कॉपर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा, तो उस रेजिस्टेंस के कारण इन कॉइल्स के अंदर हीटिंग इफेक्ट आता है, इसे हम कहते हैं कॉपर लॉस। अब एक क्वेश्चन, इसको किस तरह से रिड्यूस किया जाता है, तो हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी कंडक्टर का बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम कॉपर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे, मतलब हम थिक कॉपर वायर को यूज़ करेंगे, तो ये जो लॉस होगा उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। इसके बाद जो दूसरा लॉस है वो है आयरन लॉस, इसे लोह क्षय भी कहते हैं। आयरन लॉस क्योंकि हमें मालूम है ट्रांसफार्मर जो है वो एक कोर के ऊपर लपेटे हुए वायर से मिलके बना हुआ है, तो जो कोर है वो आयरन का बना हुआ है। अब जब करंट आयरन के अंदर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी मेटल शीट के अंदर चेंज होगा, तो उसके कारण इसके अंदर एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा और वो एडी करंट जो होगा उस पूरी कॉइल को हीट करना शुरू कर देगा। तो इसको बचाने के लिए हम लैमिनेटेड कोर का यूज़ करते हैं। लैमिनेटेड कोर्स ऐसी कोर्स होती हैं जिसमें हम थिन मेटल शीट्स को एक दूसरे से चिपकाते रखते हैं, बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल लगा के। इसमें तीसरा जो लॉस होता है वो होता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक बार मैग्नेटाइज करेगा, दूसरी बार डीमैग्नेटाइज करेगा। इसका मतलब ये है हाफ साइकिल में वो मैग्नेटाइज करेगा और हाफ साइकिल में वो डीमैग्नेटाइज करेगा। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण एक लॉस होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। ये लॉस को कम करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जल्दी से मैग्नेटाइज भी होता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। लास्ट जो लॉस है हमारा वो है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज
वो लॉस होता है जिसमें जो प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल में पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। तो जो फ्लक्स में जो लीकेज आता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। अब जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसके एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।